आप सभी आई होप अच्छे होंगे। कल की वीडियो में हमने जाना कि VBT के न्यूमेरिकल्स कैसे हल करते हैं। आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका काफ़ी दिनों से मैं बहुत इंतज़ार था, जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम हेडिंग लगाएंगे क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको शॉर्ट टाइम बोलते हैं CFT। इसमें हम पढ़ेंगे कि लिगेंड कैसे अपने इलेक्ट्रॉन को अप्रोच करता है, अर्थात सेंट्रल एटम को कैसे देता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम उस टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो कक्षा 11 में किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए या पढ़े तो अभी याद नहीं है। तो आइए उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम एक द्विकक्षक तैयार करते हैं। क्या आप सभी बच्चों में से ये कोई बता सकता है कि डी ब्लॉक के ये 5 कक्षक हैं, इनके नाम क्या होते हैं? चलिए मैं बताता हूं आपको। सबसे पहला नाम है DXY, दूसरे कक्षक का नाम है DYZ, तीसरे कक्षक का नाम है DXZ, चौथे कक्षक का नाम है DX² माइनस Y², और पांचवें कक्षक का नाम है DZ²। और ये डी ब्लॉक के सभी कक्षक की ऊर्जा एक समान होती है, एक बराबर होती है, जिसे हम डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स कहते हैं। हिंदी में इसका बहुत शानदार नाम है, जिसे हम कहते हैं समभ्रंशता। अब शुरू करते हैं हम इन कक्षकों के स्ट्रक्चर। DXY, DYZ, DXZ, DX² माइनस Y² और DZ² के कक्षक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इसका। आइए देखते हैं। स्ट्रक्चर जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि S ब्लॉक का स्ट्रक्चर गोलाकार होता है, P ब्लॉक का स्ट्रक्चर डम्बलाकार होता है, और D ब्लॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो डम्बल के आकार का होता है। तो सबसे पहले हम एक्सिस पे बनाएंगे इसे। पहला कक्षक DXY, जिसमें एक तरफ दिखाएंगे X एक्सिस और दूसरी तरफ दिखाएंगे Y एक्सिस, और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। इस तरीके का। दूसरे वाले कक्षक को एक एक्सिस पे दिखाएंगे Y, दूसरे वाले पे दिखाएंगे Z, और इसमें भी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। तीसरे ऑर्बिट का एक एक्सिस पे दिखाएंगे हम X एक्सिस, दूसरे एक्सिस पे दिखाएंगे Z, और इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। तीनों का स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें ये मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हमें ये दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन इनके बीच बीच में होते हैं। कहाँ होते हैं? बीच बीच में, इस तरीके से। आप लोगों ने क्या देखा? जो ये इलेक्ट्रॉन है वो अक्ष पर है या फिर अक्षों के मध्य में है। तो हम स्ट्रक्चर बनाने के बाद देखते हैं इलेक्ट्रॉन ये जो अक्ष बनाए गए इनके बीच में पाए जाते हैं, अर्थात अक्षों के मध्य में पाए जाते हैं। और लास्ट के जो 2 कक्षक हैं इनका स्ट्रक्चर बनाने से हमें पता चलता है, एक X एक्सिस और एक Y एक्सिस।
इनमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अक्ष जब हम दर्शाएंगे तो इनमें क्या होता है, इन तीनों की अपेक्षा इसमें अक्षों पर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर मिलते हैं। और जो लास्ट का डी जेड स्क्वायर कक्षक है, इसमें एक स्ट्रक्चर इस तरीके का बनता है। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये एक्सिस है, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो घूमता है, ठीक वैसे ही डी जेड स्क्वायर के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पाए जाते हैं। तो इनकी अपेक्षा इन दोनों कक्षक में इलेक्ट्रॉन हमें पता चल रहा है अक्षों पे पाए जा रहे हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अक्षों पे। अब क्या होगा, जैसे कोई भी हम एक उपसहसंयोजक यौगिक ले लें, जैसे उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ बनाते हैं। इधर चारों तरफ से लिगेंड जुड़े होते हैं और बीच में होता है सेंट्रल एटम। क्या होता है? सेंट्रल एटम। इसमें अगर इस एक्सिस को अगर हम एक्स अक्ष ले लें और इस एक्सिस को अगर हम वाई एक्सिस ले लें, तो जेड एक्सिस बिल्कुल इधर बाहर की तरफ होगा। जैसे कॉपी दे दीजिए, बिल्कुल इस तरीके का आपको दिख रहा होगा। अगर एक्स एक्सिस इधर की तरफ से है, वाई एक्सिस इधर की तरफ है, तो जेड एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ होता है। अर्थात तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होते हैं, कुछ इस तरीके का। एक्स परपेंडिकुलर वाई परपेंडिकुलर जेड, तीनों एक्सिस आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इनके बीच जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा और लिगेंड इनके चारों तरफ से इस तरीके से जुड़े होते हैं। ठीक है। जब लिगेंड किसी सेंट्रल एटम की ओर आगे बढ़ता है, किसी जैसे कि डी ब्लॉक में, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे और लिगेंड जब अपने साथ चलता है तो इलेक्ट्रॉन ले करके चलता है। तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण। तो क्या आप सभी बता सकते हैं कि इन सभी कक्षकों में सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण कहाँ होगा? किन जगहों पे होगा? बताइए, आप ही लोग से पूछा जा रहा है, बताइए इन सभी कक्षकों में प्रतिकर्षण कहाँ ज्यादा होगा? अब यहां समझते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। सामने से अगर कोई बस आ रही हो और हम बीच में खड़े हैं और एक व्यक्ति साइड में खड़ा है, अगर बस से टक्कर लगती है तो किस पे प्रभाव ज्यादा होगा? जो बीच में खड़ा है उस पे या जो किनारे खड़ा है उस पे? ऑब्वियसली बीच वाले को। बीच वाले को तो चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे, साइड वाले की तो हड्डी बड्डी टूट के रह जाएगी। यही होगा ना? तो हम अभी बताए हैं यहाँ स्ट्रक्चर में क्या कि हमेशा जो लिगेंड है वो एक्सिस पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? एक्सिस पे। तो ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहाँ पाए जा रहे हैं? बीच में भी पाए जा रहे हैं और अक्षों पे भी पाए जा रहे हैं। तो प्रतिकर्षण किन पे ज्यादा होगा? प्रतिकर्षण किन पे ज्यादा होगा? ऑब्वियसली जो ट्रैक पे होंगे उन पे, जो अक्ष पे होंगे उन पे, क्योंकि लिगेंड किस पे आते हैं? अक्ष पे ही आते हैं। इसलिए प्रतिकर्षण किन पे ज्यादा होगा?
चौथे और पांचवें कक्षक में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि इनकी ऊर्जा बढ़ करके कुछ ऐसी होनी थी। मुझे पता चला कि इनकी ऊर्जा कुछ ऐसे बढ़ रही है। कुछ इस तरीके से इनकी ऊर्जा बढ़ गई। क्या हुई? ऊर्जा बढ़ गई। अभी आपसे मैंने पूछा कि ये 1 2 3 4 5, इन 5 कक्षकों में सबसे अधिक ऊर्जा किसकी बढ़ेगी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की। कुछ इस तरीके से। ये कौन सी कक्षक है, नाम बताइए इसका? डी एक्स वाई। ये जो पहले के 3 कक्षक है उनकी ऊर्जा है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। और ये जो ऊपर 2 कक्षक दिखाई दे रहे हैं इनका नाम बताइए? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जो ये प्रारंभिक ऊर्जा थी डी कक्षक की, डी ब्लॉक की, इन दोनों ही कक्षकों की ऊर्जाओं में आपको क्या अंतर देखने को मिलता है? किनकी ऊर्जा ज्यादा है, किनकी ऊर्जा इससे कम है? बताइए। इन दोनों ही कक्षकों में इस कक्षक से किनकी ऊर्जा ज्यादा है? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर या डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, किनकी ऊर्जा ज्यादा है? चलिए मैं बताता हूं आपको। अब आपको दिख रहा होगा, एक ग्राफ खींचने के बाद पता चलता है कि ऊर्जा इन दोनों कक्षकों की बढ़ी है। कैसे? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। इन दोनों ही कक्षकों की ऊर्जा बढ़ी है। क्योंकि इन दोनों कक्षकों में प्रतिकर्षण ज्यादा है इसलिए इसकी ऊर्जा अधिक बढ़ी है, इनमें प्रतिकर्षण कम है इसलिए ऊर्जा कम, लेकिन ऊर्जा दोनों में ही बढ़ी है। ठीक है, इस कक्षक के नाम को हम बोलते हैं T2G। क्या बोलते हैं? T2G। और इसका नाम है EG। जो आगे हम इसके सेकेंड पार्ट में जानेंगे ये EG क्या है और T2G क्या होता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है इनको बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद यहां से ग्राफ तैयार करने के बाद हमें मिलता है कि ये 3:2 के रेशियो में होते हैं, अर्थात ऊपर पाया जाएगा 3/5 और नीचे पाया जाएगा 2/5। और इनके बीच जो ऊर्जा का अंतर है इसे बोलते हैं डेल्टा नॉट। क्या बोलते हैं? डेल्टा नॉट बोलते हैं। इन दोनों के बीच की जो ऊर्जा है उनके अंतर को हम बोलते हैं डेल्टा नॉट बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अभी इस क्लास में हम इतना ही जानेंगे कि लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन कैसे दे रहा है और इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रतिकर्षण कैसे हो रहा है। अगली क्लास में हम ये जानेंगे इनके आगे की बात, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन और किस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।